वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं 2022 में रिलीज हुई एक अजीबोगरीब लेकिन मजेदार साइंटिफिक कॉमेडी। ये एक फ्रेंच मूवी है जिसमें ये दिखाया गया है कि आज हम वातावरण को जिस रेट पर हानि पहुंचा रहे हैं ना, उससे फ्यूचर में क्या होगा। और जब फ्यूचर में किसी को पता चलेगा कि ये सब पास्ट के लोगों ने शुरू किया था तो उन पर क्या बीतेगी। और अगर फ्यूचर का कोई इंसान टाइम ट्रेवल कर पाए पास्ट में यानी हमारे प्रेजेंट में आकर, तो वो क्या चेंज करना चाहेगा और क्या वो अपने मिशन में सफल हो पाएगा। यही सब कुछ बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाया गया इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं ये फ्रेंच मूवी जिसका नाम है द विजिटर फ्रॉम द फ्यूचर। तो मूवी की शुरुआत में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाते हैं जहां रिएक्टर के ओवरहीट होने से उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने जा रहा है। वहां के वर्कर्स तो डर डर कर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है, वो कहता है अरे सभी वापस आ जाओ यार, मुझे सिर्फ ये बटन दबाना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलते बोलते वो गलत बटन दबा देता है। अब इन्हें भी भागना पड़ेगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। दरवाजे के नीचे दो बटन होते हैं, एक नीला और एक पीला, पर इन्हें ये भी नहीं पता कि कौन सा दबाना है। इस बात पर दोनों साइंटिस्ट इंकी पिंकी पांकी कर रहे होते हैं और तभी अचानक से न जाने कहां से बिजली की तरह एक आदमी वहां पर लैंड करता है। लैंड करते ही वो कोई लंबा चौड़ा डायलॉग सुनाता है। साइंटिस्ट को तो सुनाई नहीं देता, वो उसे पास बुलाते हैं। फिर वो पास आकर कहता है कि गलती से भी नीला बटन प्रेस मत करना, वरना पूरा प्लांट एक्सप्लोड हो जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। अच्छा, तुम ये सब कैसे जानते हो। वो कहता है कि मैं फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आ रहा हूँ, इसलिए सब जानता हूँ। साइंटिस्ट उस पर विश्वास तो नहीं करता और पूछता है कि क्या मैं पीला बटन दबा दूं फिर। पर वो कहता है कि अरे पहले इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लो। साइंटिस्ट फिर गाइड निकालता है तो उसमें लिखी भाषा उसकी समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने कहा था कि फॉरेनर को काम पे रखकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अपनी भाषा में लिखकर चला गया, बताओ अब क्या करें। फिर टाइम ट्रेवलर जिसका नाम फॉक्स है, उससे भी वो भाषा नहीं आती। फॉक्स गायब होकर कुछ ही सेकंड्स में अपने टाइम पीरियड से एक आदमी को ले आता है जो इस भाषा को जानता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो बेचारा बोल नहीं सकता। ओह ये क्या मुसीबत हो गई यार। इसी टेंशन के बीच फॉक्स फिर गायब होकर फिर लौट आता है। साइंटिस्ट पूछता है कि अरे कहाँ गायब हो जा रहे हो बार बार। अब वो कहता है कि मैं फ्यूचर जाकर ये भाषा सीख कर आया हूँ, अब दिखाओ जरा मुझे वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल। फिर मैनुअल पढ़कर वो जल्दी से कहता है कि पीला बटन दबाओ। तब फॉक्स की वॉच का लाइट चमकने लगता है और वहां पर दो और आदमी प्रकट होते हैं जो खुद को टाइम ब्रिगेड बताते हैं। और ये टाइम ब्रिगेड फॉक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर फॉक्स अपने कुछ बटन्स को प्रेस करके वहां से हो जाता है गायब। अब टाइम ब्रिगेड साइंटिस्ट को बताते हैं कि उसकी बात का विश्वास मत करो, तुरंत नीला बटन प्रेस कर दो। साइंटिस्ट प्रेस करना जाता है तो वो उसको रोक कर कहते हैं कि जैसे ही हम गायब हो जाएं उसके अगले सेकंड तुम नीला बटन प्रेस करना अभी मत करो। कहकर वो गायब हो जाते हैं और इन पर विश्वास करके साइंटिस्ट नीला बटन प्रेस कर देता है और प्लांट हो जाता है एक्सप्लोड। पूरा टाउन एक ही सेकंड में नष्ट हो जाता है और यहाँ मूवी का टाइटल द विजिटर फ्रॉम द फ्यूचर डालकर होती है मूवी शुरू। कट करके दिखाते हैं कि एक जगह पर तीन लोग बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं कि इस ब्लास्ट में कई हजार लोगों की जान चली गई और इसका कारण था जोमेको नाम की एक कंपनी का मालिक गिलबर्ट। उसने ऐलान किया था कि इस न्यूक्लियर प्लांट के आने से कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और इस पूरे टाउन की आर्थिक स्थिति पर बहुत सुधार हो जाएगा। लेकिन उसने किसी को यह नहीं बताया कि इस न्यूक्लियर प्लांट की टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है और प्लांट में सेफ्टी का जरा भी इंतजाम नहीं है। एक प्रेस मीट के दौरान सभी गिलबर्ट से सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की उठकर इस प्लांट को बनाने के खिलाफ आवाज उठाती है। गिलबर्ट कहता है कि ये तो प्रेस रिपोर्टर नहीं, इसे अंदर किसने अलाउ किया है। कहकर वो उसको बाहर का दरवाजा दिखा देता है। इस लड़की का नाम है एलिस। उसके दो फ्रेंड्स इस बात की वीडियो बनाने लग जाते हैं तो उन दोनों को भी एलिस के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है और इनका कैमरा छीन लिया जाता है। अब वो लोगों को कैसे समझाएंगे कि न्यूक्लियर प्लांट के क्या खतरे हैं। तभी एलिस का फ्रेंड कहता है कि कैमरा तो छीन लिया है तो क्या हुआ, मेमोरी कार्ड तो मैंने उस जगह पर घुसा लिया है जहाँ कोई चेक भी नहीं कर सकता। एलिस की दूसरी फ्रेंड उसे भूख हड़ताल करने को कहती है ताकि मीडिया इस मुद्दे को अहमियत दे दे, लेकिन एलिस नहीं मानती। तभी पुलिस वाले एलिस की हथकड़ी खोल देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं। दरअसल एलिस का पापा ही गिलबर्ट है जो इस न्यूक्लियर प्लांट को बनाने वाला है। रास्ते में गिलबर्ट एलिस को डांटता है कि तुम एकदम अपनी माँ पर गई हो, वो तुम्हें पैदा करके खुद तो चल बसी, लेकिन अब तुम मेरा सर खा रही हो यहाँ पर। अपनी माँ के बारे में अनाप शनाप बातें सुनकर एलिस को बड़ा गुस्सा आता है और वो बीच रास्ते में उतर जाती है। फिर वो एक पब्लिक फोन से अपने फ्रेंड्स को कॉल करके कहती है कि उस वीडियो को फिलहाल रिलीज मत करो, जब मैं कहूंगी तब करना। वो भी कहते हैं कि ठीक है। वो कहते हैं कि तुम ठहरी इतने पावरफुल बाप की बेटी, अगर प्रोटेस्ट करना तुम्हारी हॉबी है तो अभी के अभी हमसे अलग हो जाओ। सच्ची लगन के साथ तुम हमारे साथ स्ट्रगल करने को तैयार हो तो फिर आना हमारे पास, वरना अपने बाप के पास वापस चले जाओ। एलिस कहती है यार मैं सच में लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अब करूँ क्या। वो भी कह देते हैं कि तुम अपने बाप के कंप्यूटर से सारा डाटा इरेज कर दो, और क्या करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं। एलिस आधी रात को अपने पापा के लैपटॉप को निकालने जाती है, लेकिन वहां पहले से कोई मौजूद होता है और वो भी लैपटॉप लेने आया था। ये तो टाइम ट्रेवलर फॉक्स है। वो एलिस से कहता है कि मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है, प्लीज सुनो। लेकिन एलिस उसे बोलने ही नहीं देती और झट से उसके सर पर बियर बोतल मार देती है। आवाज को सुनकर गिलबर्ट नीचे आता है तो फॉक्स को बेहोश देखकर एलिस से पूछता है ये कौन है बेटी, दिखने में तो एकदम भिखारी लगता है, कहाँ से आया यहाँ। एलिस कहती है ये आपका लैपटॉप चुराने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ पर क्या लेने आई थी। एलिस कुछ ठीक से बता नहीं पाती तो गिलबर्ट पूछता है अच्छा सुबह वाली बात के लिए सॉरी कहने आई थी क्या।
एलिस भी झट से हाँ कर देती है। फिर गिलबर्ट पुलिस को कॉल करना चाहता है और तभी फॉक्स की वॉच की लाइट जलने लग जाती है और बिजली की तरह 3 लोग आसमान में एक टाइम पोर्टल के जरिए टपक पड़ते हैं। ये दोस्तों टाइम ब्रिगेड वाले हैं जो शुरुआत में से पकड़ने आए थे। इनमें से एक लेडी ऑफिसर है जिसका नाम है बेला, दूसरे का नाम है मैथ्यू और तीसरे का है विक्टर। मैथ्यू कहता है कि देखो निहत्थे पे गोली मत चलाओ, लेकिन बाकी 2 लोग नहीं मानते और फॉक्स को शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉक्स गिलबर्ट से कहता है कि अगर तुमने ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया तो बहुत बुरा होगा। वो न्यूक्लियर प्लांट के बुरे इफेक्ट्स के बारे में बताने वाला होता है कि अचानक बेला उसको शूट कर देती है, पर खुशकिस्मती से बुलेट फ्लावर पॉट को लग जाती है। इसी बीच फॉक्स किसी तरह एलिस के पैर पर हाथ रखकर अपने हाथ का बटन प्रेस करता है और तीनों गायब हो जाते हैं। टाइम ब्रिगेड भी परेशान होती है कि हर बार ये किसी तरह मिस हो ही जाता है, अब हम बॉस को क्या जवाब देंगे। दरअसल फॉक्स एलिस और गिलबर्ट को लेकर अपने अड्डे पे आ गया है, जहां शुरुआत में 3 लोगों को एक राउंड टेबल पर बैठे हुए दिखाया गया था। वहीं तभी एक आदमी मास्क पहनकर अंदर आता है तो एलिस उसके मुंह में किक करके वहां से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वो एक ऊंची चट्टान पर है और उसके सामने पूरी दुनिया मिट चुकी है। ये देखकर वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि एक मास्क वाला उसको पकड़ लेता है। दूसरी ओर टाइम ब्रिगेड अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं। वहां इनकी बॉस पूछती है कि इस बार फॉक्स को क्यों नहीं पकड़ा तुमने। तभी बॉस का असिस्टेंट बताता है कि इस बार भी ये लोग खाली हाथ लौटे हैं। विक्टर कहता है कि बेला ने शूट किया था, लेकिन मैथ्यू ने गन हिला दी और फॉक्स बच गया। फिर बॉस मैथ्यू से पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्यों। मैथ्यू कहता है कि बॉस फॉक्स बेचारा निहत्था खड़ा था, उसे शूट करना हमारा मिशन नहीं है, हमें तो वो जिंदा चाहिए ना। लेकिन बॉस उसे समझाती है कि फॉक्स बहुत ही खतरनाक इंसान है, क्योंकि वो और उसके 2 साथी मिलकर हमेशा टाइम ट्रेवल करते रहते हैं। इससे अलग अलग टाइम्स की लाइंस के बीच ब्रिज टूट जाएगा और यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। बॉस आगे कहती है कि अब से तुम्हारी टीम का लीडर मैथ्यू है, बेला नहीं। अगली बार फॉक्स मिस नहीं होना चाहिए, समझे। ये सुनकर मैथ्यू गुस्से में वहां से निकल जाता है। बॉस बेला से कहती है कि गिलबर्ट को उसकी असली टाइमलाइन में पहुंचाना तुम्हारा काम है। तभी असिस्टेंट कहता है कि सिर्फ गिलबर्ट ही नहीं, फॉक्स उसकी बेटी एलिस को भी किडनैप करके लेकर गया है। यहाँ दिखाते हैं तो एलिस एक गंदे कमरे में बंद होती है। वो दीवार पर लगे पोस्टर्स को पढ़ती है तो दीवार के होल से उसे गिलबर्ट दिखता है। लगता है वो दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है। वो कहता है कि बेटी मुझे तो ये लोग टेररिस्ट लगते हैं, हमें किसी तरह यहाँ से बच निकलना होगा। तभी दरवाजे पर फॉक्स का एक साथी आता है जिसका नाम रॉजर है। वो कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, तुम लोग बचने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। कहकर वो एलिस को खाना देता है। एलिस तो नाक बंद कर लेती है कि ये भी कोई खाना है। रॉजर कहता है कि तुम 21st सेंचुरी से बाहर निकलो, क्योंकि ये फ्यूचर है और फ्यूचर में हम लोग ऐसा ही खाना खा रहे हैं। मैं भी 21st सेंचुरी का हूं, लेकिन फ्यूचर में आने के बाद मुझे ये पता चला कि हमने प्रकृति के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, उसी की वजह से ऐसा फ्यूचर बना है, समझे तुम। अगर तुम लोग वापस अपने टाइम में जाना चाहते हो तो फॉक्स से बात करो, वही सब कुछ कर सकता है। वो फॉक्स के पास जाते हैं तो वो आराम से मस्त कॉफी पी रहा होता है और कहता है अगर वापस जाने की इतनी ही जल्दी है तो वो रहा दरवाजा, निकलो बाहर। गिलबर्ट और एलिस दरवाजे पर जाते हैं तो चिल्ला देते हैं क्योंकि वहां सभी ज़ॉम्बीज होते हैं। फॉक्स बताता है कि यही फ्यूचर है, यहाँ ज्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। तभी फॉक्स का दूसरा साथी फेरी आता है। वो बताना शुरू करता है कि लोग ज़ॉम्बी कैसे बने। वो गिलबर्ट को एक वीडियो दिखाता है जिसमें गिलबर्ट के न्यूक्लियर प्लांट के बनने के 70 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया और इतना खतरनाक रेडिएशन फैला कि धरती का विनाश शुरू हो गया। गिलबर्ट कहता है कि तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने ही ब्लास्ट करवाया। मुझे कम बजट में एक पावर प्लांट बनाने की जिम्मेदारी दी गई और मैंने ये प्लांट बनाया। 70 साल बाद वो ब्लास्ट हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि अपने बिजनेस और प्रॉफिट के लिए आपने जो काम किए हैं उसी की वजह से फ्यूचर ऐसा हो गया। फ्यूचर जनरेशन की जिंदगी खराब करके रख दिया आपने। गिलबर्ट कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम लोग फ्यूचर से हो, आयरन मैन सूट तो है नहीं तुम्हारे पास। अब उसकी बेतुकी बातें सुनकर फॉक्स और उसके साथ ही गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज को लगातार शूट करके बाहर चले जाते हैं आराम से। फिर गिलबर्ट और एलिस घबराकर उनके पीछे चले जाते हैं। धरती का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है और इस खंडर के बीच ये लोग गाड़ी में जाते हैं। मतलब हर तरफ ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। एक जगह गाड़ी रोककर फॉक्स गिलबर्ट को गाड़ी से बाहर खींच लाता है और एक दृश्य दिखाता है जिसको देखकर तो गिलबर्ट सच में घबरा जाता है। फॉक्स कहता है कि वो देखो तुम्हारे प्लांट से निकला रेडिएशन है ये। जब वो ब्लास्ट हुआ तो उससे निकले रेडिएशन क्लाउड्स अभी भी धरती को जकड़े हुए हैं। हर 70 साल में एक बार ये क्लाउड धरती के चारों ओर ट्रेवल करके लगभग आधी धरती का विनाश कर चुके हैं। अब समझे तुम कितना खतरनाक है ये तुम्हारा पावर प्लांट। गिलबर्ट भी धीमी आवाज में कहता है हाँ समझ गया, ठीक है फिर वेरी गुड। कहकर फॉक्स झट से गिलबर्ट पर गन तान देता है। वो चौंक जाता है कि मैं तो समझ गया, फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। फॉक्स कहता है कि अगर तुम जिंदा रहे तो उस पावर प्लांट को जरूर बनाओगे, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ ताकि फ्यूचर में दुनिया ऐसी ना बन जाए। लेकिन एलिस अपने पापा को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और पूछती है कि इसका और कोई रास्ता तो होगा। फॉक्स कहता है एक रास्ता था, गिलबर्ट के लैपटॉप का डेटा इरेज कर देते तो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनता, लेकिन तुमने मेरे सर पर बियर बोतल मारकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अचानक गिलबर्ट बेहोश हो जाता है। फॉक्स सोचता है कि बेहोश आदमी को शूट करना ठीक नहीं होगा, बाद में करूंगा। अब फेरी कहता है कि यार अगर इस आदमी को वापस टाइमलाइन में भेज दिया गया तो टाइम ब्रिगेड इससे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जरूर बनवाएंगे और फिर इस दुनिया का मिटना निश्चित है। लेकिन अगर हम इसके दिमाग को जरा मैनिपुलेट करें तो टाइम ब्रिगेड चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इसे पावर प्लांट बनाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। फॉक्स भी मान जाता है और वे गिलबर्ट और एलिस को उनके टाइमलाइन में लेकर जा रहे होते हैं और तभी टाइम ब्रिगेड अपना टाइम पोर्टल खोलकर फॉक्स के अड्डे में घुस जाते हैं। वहां पर एक आदमी ठेला लेकर जा रहा होता है और इन्हें देखते ही वो दूसरी दिशा में जाने लग जाता है।
आता है। ये लोग झट से उसके पैर पर शूट कर देते हैं। फिर वो उसको एक फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुमने इन तीनों को कहीं देखा है। वो कहता है कि बेवकूफों, अगर पहले पूछते तो बता देता, शूट करने की क्या जरूरत थी। ठीक है बताओ, क्या इनको देखा है तुमने। वो कहता है कि अभी तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुमने मुझे शूट कर दिया है ना। लेकिन वो कहते हैं कि अगर नहीं बताया ना तो वहां शूट करेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। फिर वो डर के मारे सारी चीजें बता देता है कि वो रहा उनका लैब, वहीं होंगे, जाओ पकड़ लो। लेकिन जाने से पहले ये लोग उस आदमी को शूट कर देते हैं। यार रास्ते में फॉक्स एलिस से ये पूछता है कि तुम्हारे बाप का माइंड चेंज करना हो तो मुझे क्या करना होगा। वो बताती है कि जब तक मेरी माँ थी पापा बहुत ही अच्छे इंसान थे, और तब गिलबर्ट को पुराने दिन याद आने लग जाते हैं जब वो अपनी वाइफ के साथ एक पीसफुल जिंदगी जी रहा था। एलिस को पैदा करने के बाद ही उसकी माँ ने दम तोड़ा था। एलिस पूछती है क्या मेरी माँ को जिंदा किया जा सकता है वैसे। फॉक्स कहता है नहीं, अगर वो जिंदा रहती तो तुम पैदा ही नहीं होती, और अगर अब हम उन्हें जिंदा करने की कोशिश करेंगे तो तुम एग्जिस्ट नहीं करोगी, जिससे टाइमलाइंस के बीच का ब्रिज टूट जाएगा और वक्त का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम ऐसी कोशिश नहीं कर सकते चाह कर भी। टाइम ट्रेवल की बातों से कंफ्यूज होकर सभी का सर चकराने लग जाता है और मन की शांति के लिए वो एक बार में जाते हैं जहां फ्यूचर के लोग बैठकर आराम से शराब पी रहे होते हैं। मतलब फ्यूचर में चाहे दुनिया मिट जाए लेकिन हर टाइमलाइन में शराब जरूर जिंदा रहती है। खैर फॉक्स और उसके साथी सोचते हैं कि क्यों ना हम एलिस को भी अपनी टीम में ले लें, हमारी तरह वो भी दुनिया को बचाने में आराम से हेल्प कर सकती है हमारी। लेकिन गिलबर्ट अपनी बेटी से कहता है कि जब तक ये लोग डिस्कशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तब तक टाइम ब्रिगेड यहाँ पहुंच जाएगी और फिर हम बच निकलेंगे। ये सुनकर एलिस चौंक जाती है। वो कहती पापा फ्यूचर को देखकर भी आप सुधरे नहीं क्या। गिलबर्ट कहता है कि बेटी मैं क्यों सुधरूं, मेरे प्लांट के बनने के 70 साल के बाद वो ब्लास्ट होगा, तब तक तो मैं मर भी जाऊंगा। उसके बाद जो भी वो भाड़ में जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। अपने पिता की घटिया बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सभी को बता देती है कि एक जहरीला बादल तुम्हारे टाउन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, कुछ दिनों में तुम सब मरने वाले हो और उसका जिम्मेदार है ये आदमी। कहकर वो अपने पिता गिलबर्ट की ओर इशारा करती है और सभी गुस्से में गिलबर्ट को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी गिलबर्ट कहता है आज की शाम सभी के लिए ड्रिंक्स मेरी तरफ से फ्री और पूरा बिल मैं सेटल कर लूंगा। ये सुनकर तो फ्यूचर के बेवकूफ खुशी से झूमने लग जाते हैं। एलिस भी चिढ़ जाती है कि इन बेदिमाग लोगों के लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दिया होगा। लेकिन आखिर में गिलबर्ट बिल नहीं भरता और बच निकल जाता है। लेकिन बार का ओनर फॉक्स को पकड़ लेता है। दूसरी ओर टाइम ब्रिगेड फॉक्स के लैब में पहुंच जाते हैं। अंदर फेरी बैठा होता है जो सीसीटीवी के जरिए इनको देख लेता है। टाइम ब्रिगेड दरवाजे पर छोटे छोटे बॉम्ब सेट कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर पहुंचते फेरी जल्दी से इंपॉर्टेंट चीजें पैक करके अपने सिस्टम का पूरा डाटा कॉपी करके कंप्यूटर को रेज कर देता है। फिर पीछे के दरवाजे से जल्दी से निकल रहा होता है तो कुछ ही देर में लैब एक्सप्लोड हो जाती है। बाहर खड़े टाइम ब्रिगेड वाले बच जाते हैं, लेकिन बेचारा फेरी आग में फंस जाता है। यहाँ दिखाते हैं तो एलिस और गिलबर्ट को ज़ॉम्बीज रोक लेते हैं। ये दोनों उनसे बच के भाग तो जाते हैं, लेकिन एक नुक्कड़ में ज़ॉम्बीज इन्हें लॉक कर देते हैं। तभी फॉक्स वहां पर आ जाता है। वो कहता है तुम लोग मेरे कंधे पे हाथ रखो, मैं जल्दी से सबको एक जगह सेफ पहुंचा दूंगा। तीनों उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर फॉक्स अपना टाइम ट्रेवल बटन प्रेस करता है, लेकिन उसमें लो बैटरी आती है। अब सभी डांटते हैं कि यार घर से निकलने से पहले चार्ज क्यों नहीं किया तुमने। तभी अचानक पीछे से ज़ॉम्बीज की पीठ पर भालों से कोई अटैक करता है। दरअसल उस एरिया के छोटे बच्चे अटैक कर रहे होते हैं। टाइम ब्रिगेड को इस बार भी ना तो फॉक्स मिलता है और ना ही उसका कोई डेटा। अब बच्चों का वो गैंग जिन्होंने फॉक्स और उसके साथियों को ज़ॉम्बी से बचाया था वो इन्हें अपने अड्डे पे लेके आते हैं। ये अड्डा नहीं बल्कि छोटा गांव है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इस गांव के सरदार है ये औरत जिसका नाम है शोरा। शोरा पूछती है कि बाप और बेटी अच्छे लोग मालूम होते हैं। फॉक्स कहता है कि एलिस अच्छी है लेकिन बाप एक नंबर का विलन है, उसी की वजह से धरती मिटना शुरू हुई थी। उस रात सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अचानक फॉक्स का वॉच टिमटिमाने लग जाता है। फॉक्स समझ जाता है कि टाइम ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच गया है। तभी फेरी टेबल पर धड़ करके गिरता है और उसके पीछे टाइम ब्रिगेड भी आ जाती है। इतने सारे लोग और इतने बच्चों को देखकर टाइम ब्रिगेड भी चौंक कर खड़े रहते हैं। इसी बीच ये बच्चे टेबल को उठाकर टाइम ब्रिगेड पर पत्थर मारने लग जाते हैं। गुस्से में टाइम ब्रिगेड का एक आदमी एक मॉडर्न बॉम्ब फेंकता है तो सारे बच्चे टेबल के पीछे छिप जाते हैं। अब बच्चों को बचाने के लिए फेरी उस बॉम्ब पर कूद पड़ता है और बॉम्ब के फटने से उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। तब पता चलता है कि फेरी कोई रियल आदमी नहीं, एक रोबोट था। फेरी की हालत को देखकर फॉक्स बहुत ही गुस्से में होता है और गिलबर्ट पर गन तान देता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। लेकिन शोरा के कहने पर वो रुक जाता है। तभी बेला उसको इलेक्ट्रिक बुलेट से बेहोश कर देती है। रॉजर उसकी ओर भागता है तो उस पर भी इलेक्ट्रिक बुलेट चलाया जाता है। बच्चे भी अपने वेपन्स को नीचे फेंककर टाइम ब्रिगेड के पास सरेंडर हो जाते हैं। फिर फॉक्स एलिस और गिलबर्ट को टाइम ब्रिगेड अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। बॉस एलिस से पूछती है कि तुम फॉक्स को क्यों बचाना चाहती हो, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसी की वजह से पूरे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ सकता है। एलिस कहती है कि संतुलन बनाए रखने के बहाने आप लोग धरती को मिटाना चाहते हैं, उसका क्या है। फिर वो लोग कहते हैं कि एक इंसान है जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। वो एलिस को एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहां पर एक औरत आती है। ये औरत कोई और नहीं खुद एलिस है, लेकिन अब उसकी उम्र 33 साल है। मतलब ये फ्यूचर की एलिस है। वो सेंटिमेंटली बात करके एलिस को कन्विंस कर लेती है कि होने को बदलने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो वरना दुनिया मिट जाएगी। इस तरह एलिस का ब्रेन वॉश करके टाइम ब्रिगेड एलिस और गिलबर्ट को उनके असली टाइमलाइन में भेज देते हैं। यहाँ बॉस फॉक्स और रॉजर से कहती है कि तुमने जो जुर्म किया है उसके लिए जिंदगी भर तुम्हें टाइमलेस होल में पड़े रहना होगा।
वो एक ऐसा हॉल है जहां पर टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहां दिखाते हैं तो गिलबर्ट अब आराम से न्यूक्लियर प्लांट के कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट साइन करने जा रहा होता है, लेकिन न जाने क्यों बीच रास्ते में वो अपना इरादा बदलकर वापस घर आ जाता है। अब ये देखकर टाइम ब्रिगेड चौंक जाता है। एलिस पूछती है कि मीटिंग इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई। गिलबर्ट कहता है कि आज अगर तुम्हारी माँ होती तो इस न्यूक्लियर प्लांट को लगाने के लिए कभी नहीं मानती। आज वो भले ही जिंदा नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट थी उतनी ही इंपॉर्टेंट तुम हो बेटी, इसलिए मैं वो प्लांट कभी नहीं लगाऊंगा। और ये सुनकर एलिस खुशी से अपने पापा को सीने से लगा लेती है। यहाँ ये बॉस परेशान है कि लास्ट मोमेंट में गिलबर्ट के माइंड में ये बदलाव आया कैसे आखिर। फिर वो अपनी टीम से कहती है कि जल्दी कुछ ऐसा करो जिससे गिलबर्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्रीमेंट साइन कर दे। अगर वो नहीं मानता तो उसकी बेटी को खत्म कर दो। ये सुनकर तो बेला चौंक जाती है और बॉस को बताती है कि ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। बॉस भी चिढ़ जाती है कि अच्छा अब तुम मुझे रूल्स सिखाओगी, आज से तुम टीम लीडर नहीं हो, विक्टर इस टीम का लीडर होगा। यहाँ फ्यूचर में दिखाते हैं कि रेडिएशन क्लाउड्स तेजी से शोरा के गांव की ओर आ रहे हैं। फेरी के बिखरे पड़े पार्ट्स को जोड़कर बच्चों ने उसको ठीक कर दिया होता है और प्रेजेंट में मैथ्यू और विक्टर गिलबर्ट को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। यहाँ बेला और बॉस का असिस्टेंट फॉक्स और रॉजर को टाइमलेस होल के पास लेकर आ जाते हैं। असिस्टेंट रिमोट से उसका दरवाजा खोलता है, लेकिन बेला असिस्टेंट को अंदर धक्का दे देती है। दरअसल बेला भी फॉक्स की मदद करना चाहती थी। रॉजर कहता है कि मैं चुपके से जाकर टाइम ब्रिगेड के हाथों से गिलबर्ट और उसकी बेटी को बचा लूंगा। कहकर वो टाइम ट्रेवल का बटन प्रेस करता है और ठीक विक्टर के पास जाकर प्रकट होता है। विक्टर सीधा उसकी नाक पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। टाइम ब्रिगेड गिलबर्ट को एक कार में लेकर जा ही रहे होते हैं और तभी फॉक्स कार के ऊपर कूद पड़ता है। फिर सडन ब्रेक मारते हैं तो फॉक्स आगे जाकर गिर पड़ता है। दूसरी ओर बेला अपनी बॉस के साथ लड़ने लग जाती है, लेकिन आखिर में बॉस बेला को उठाकर फेंक देती है। यहाँ रॉजर टाइम ट्रेवल बटन को ऑन ऑफ करके बार बार खेल रहा होता है। वहां मैथ्यू को दिखाते हैं तो वो कार से उतरकर फॉक्स के पास जाता है जो कार के आगे गिरा पड़ा था। अचानक फॉक्स उसके सर पर हाथ रखकर टाइम ट्रेवल बटन प्रेस करता है और दोनों सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में फंस जाते हैं। फ्यूचर में रेडिएशन क्लाउड्स के छूने से ज़ॉम्बीज फटकर बिखर जाते हैं। एक और फेरी बच्चों और शोरा को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल मशीन बनाने में लग जाता है, तो दूसरी ओर फॉक्स फिर से टाइम ट्रेवल बटन प्रेस करता है, लेकिन लगता है वो जाम हो चुकी है। तभी ऊपर से कुछ एयरक्राफ्ट्स बमबारी करने लग जाते हैं। यहाँ विक्टर रॉजर को शूट करने वाला होता है कि वो अचानक गायब और विक्टर के पीछे प्रकट होता है सीधे। फिर वो विक्टर को कसकर पकड़ लेता है और तभी एलिस विक्टर के सर पर बियर बोतल मार देती है। लगता है बियर बोतल मारने में एलिस बहुत ही एक्सपर्ट है। इसी बीच टाइम ब्रिगेड की बॉस पास्ट में टाइम ट्रेवल करके मैथ्यू को वापस लेने आती है और फिर गिलबर्ट को उस मीटिंग में लेकर जाती है जहां उसे न्यूक्लियर प्लांट एग्रीमेंट पर जबरदस्ती साइन करवाया जाता है। अब इस दुनिया को मिटाने से कोई नहीं बचा सकता, ये जानकर सभी हिम्मत हार कर वहां बैठ जाते हैं। लेकिन एलिस कहती है अगर मैं एग्जिस्ट ही ना करूं तो ये दुनिया बच सकती है। तभी अचानक धरती बुरी तरह हिलने लग जाती है। सभी समझ जाते हैं कि कोई बड़ा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से ये हो रहा है और तब पता चलता है कि एलिस टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में उस वक्त पहुंच गई थी जब वो माँ के पेट में थी। वो डॉक्टर से कहती है कि माँ को बचा लीजिए, लेकिन बच्चे की जान जाए कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर भी कहता है कि मैं दोनों को बचा सकता हूँ, लेकिन एलिस कहती है आप नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज सिर्फ माँ को बचा लीजिए। इस तरह अपनी जान की कुर्बानी देकर एलिस इस दुनिया को बचाती है। इस बदलाव की वजह से दुनिया की हर घटना बदल जाती है। मतलब पहले जो था वो अब नहीं होता, ना फॉक्स होता है, ना एलिस और ना ही बाकी लोग, सब कुछ नया होता है। एलिस की माँ जिंदा होती है, लेकिन गिलबर्ट चिल्लाता है कि मैं अपनी बेटी एलिस को भुला नहीं सकता। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एलिस तो हुई नहीं तो गिलबर्ट को क्या याद है। तो कट करके दिखाते हैं कि असल में गिलबर्ट दूसरी टाइमलाइन में है जिसमें उसके 2 बच्चे हैं। उसकी वाइफ जिंदा है। गिलबर्ट कहता है मुझे लगा मैंने कुछ साइन किया था। उसकी वाइफ कहती है कि अरे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड साइन किया होगा, और क्या तुम भी ना, कहाँ सपनों में खोए रहते हो। ये सुनकर गिलबर्ट स्माइल करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।